हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सन्मय प्रकाश और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल सरकारी जॉब न्यूज़। कई इंपॉर्टेंट टॉपिक है जैसे 470 एयरक्राफ्ट खरीदने की दुनिया की सबसे बड़ी डील किस भारतीय कंपनी ने की है। केंद्र सरकार ने चीनी सीमा यानी इंडिया और चाइना का जो बॉर्डर है वहाँ पर आईटीबीपी की कितनी नई बटालियन के गठन को मंजूरी दी है। इंपॉर्टेंट डिसीजन है। केंद्र सरकार ने दुनिया की सबसे ऊंची और लंबी किस सुरंग के निर्माण की मंजूरी दी है। केंद्र सरकार ने वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम को मंजूरी दी है। तो ये किस क्षेत्र के डेवलपमेंट के लिए किया गया है। गैब्रियल चक्रवात आया है, साइक्लोन है, उसके कारण एक देश में आपातकाल की घोषणा हो गई है। फीफा क्लब वर्ल्ड कप है और भी कई क्वेश्चन है, सब पर चर्चा करेंगे दोस्तों। तो एक लाइक तो बनता है। ओके, तो शुरू करते हैं दोस्तों। थोड़ी आवाज़ आज थोड़ी गड़बड़ महसूस हो रही होगी आपको, थोड़ा गला खराब है इस वजह से। तो क्वेश्चन लेते हैं। पहला बहुत इंपॉर्टेंट है। 470 यानी 470 एयरक्राफ्ट खरीदने की दुनिया की सबसे बड़ी डील किस भारतीय एविएशन कंपनी ने की है। आंसर होगा एयर इंडिया। टाटा ग्रुप की एविएशन कंपनी है एयर इंडिया, तो उसी ने इतने सारे एयरक्राफ्ट खरीदने की डील साइन की है। 470 आप देख रहे हैं, और ये दुनिया की सबसे बड़ी एविएशन डील मानी जा रही है। तो ये जब डील हो रही थी उस समय भारत के साथ साथ 3 अन्य देशों की सरकारें भी पार्टिसिपेट की उन सभी ने। ठीक है, तो एक बार मैप के थ्रू भी बताते हैं कौन कौन से देश हैं। एक तो इंडिया का कौन सा है, एयर इंडिया। ठीक है, एयर इंडिया कंपनी ने किसके साथ डील की, तो वो है फ्रांस की कंपनी है। कौन सी कंपनी है, तो वो है एयरबस। तो उससे 250 एयरक्राफ्ट खरीदे जाएंगे, खरीदे जाने की डील हो गई है। और उन एयरक्राफ्ट के लिए 250 एयरक्राफ्ट के लिए इंजन वो आएंगे यूनाइटेड किंगडम से यानी ब्रिटेन से। ठीक है, किस कंपनी से, रॉल्स रॉयस से। और डील साइन हुई है एयर इंडिया की, इसके अलावा यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से। ओके, अमेरिका से वहाँ की जो एक कंपनी है बोइंग, उससे 220 विमान खरीदे जा रहे हैं। ठीक है, तो एक इम्पॉर्टेंट बात हुई है और वर्चुअल इवेंट में ये डील की घोषणा की गई। सबसे पहले एयर इंडिया और एयरबस ने एक वर्चुअल इवेंट के दौरान इस डील की घोषणा की, और इसमें प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी आप देख रहे हैं, दूसरी ओर फ्रांस के प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रोन हैं, टाटा ग्रुप के मानद चेयरमैन हैं, कौन है, रतन टाटा, टाटा सन्स के चेयरपर्सन हैं एन चंद्रशेखरन, और ये कैंपबेल विल्सन जो एयर इंडिया के सीईओ हैं। ठीक है, तो उन सब ने ये डील साइन की। वर्चुअल एक कार्यक्रम हुआ, पार्टिसिपेट किए सब ने, और उसमें कितने, तो ये 250 एयरक्राफ्ट खरीदने की किस कंपनी से, तो एयरबस कंपनी से। ठीक है, इसके बाद फिर बातचीत हुई प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी और बाइडेन के बीच में। ओके, वैसे डील हुई है 2 कंपनियों के बीच में, वहाँ की जैसे इंडिया की एयर इंडिया है और दूसरी ओर वहाँ की जो कंपनी है अमेरिका की बोइंग, उसके बीच में 220 एयरक्राफ्ट खरीदे जाने के लिए। ठीक है, और इसके बाद फिर ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर ऋषि सुनक ने भी डील की खुशी जताई, और उन्होंने भी घोषणा की कि वो उनके यहाँ के जो कंपनी है रॉल्स रॉयस, तो उसके इंजन एयरबस में फिट होंगे। ठीक है, अब सवाल ये है कि एयर इंडिया ने किसका रिकॉर्ड तोड़ा है। जैसे जो क्वेश्चन है ना यहाँ पर कि सबसे बड़ी डील की है, तो एविएशन इंडस्ट्री के इतिहास में इससे पहले इतनी बड़ी जो डील है ना, वो रिकॉर्ड था अमेरिकन एयरलाइंस के पास। उसने 2011 में 460 पैसेंजर विमान खरीदने का ऑर्डर बोइंग कंपनी को दिया था। तो उसका रिकॉर्ड अब टूट गया है, और अब हमने यानी एयर इंडिया ने 470 यानी 470 एयरक्राफ्ट खरीदने की डील कर ली। अब सवाल ये होगा कि कितने रकम की डील है। तो देखिए, इस डील के लिए पिछले 1 साल से नेगोशिएशन चल रहा था। कहाँ पर, ब्रिटेन में एक होटल में ये नेगोशिएशन चल रहा था। दोनों कंपनियाँ थी, एयरबस फ्रांस की और अमेरिका की बोइंग, और दोनों ने चाहा कि हमें इसमें ऑर्डर मिले, और बड़ी ही चतुराई से एयर इंडिया ने नेगोशिएशन किया, और बताया जाता है कि बहुत अच्छी डील इसमें मिली है। काफ़ी छूट मिली है एयर इंडिया को। ठीक है, हालांकि ये एयर इंडिया ने या किसी और कंपनी ने इस डील के बारे में जो ऑर्डर प्राइस है उसके बारे में जानकारी नहीं दी है, लेकिन जो कुछ मीडिया रिपोर्ट्स हैं उसमें जो बातें आई हैं उसके मुताबिक तकरीबन इसकी वैल्यू $70 बिलियन है। अगर हम रुपए में करेंगे 5,79,000 करोड़ रुपए।
इतनी बड़ी डील है। और इसमें बोइंग कंपनी के साथ जो करार हुआ है वो $34 बिलियन का है, 2.81 लाख करोड़ रुपए का की डील है ये। तो अब सवाल है कि ये पैसेंजर विमान कब मिलेंगे। तो देखिए 31 यानी 31 एयरक्राफ्ट इस साल के आखिरी तक सर्विस में आ जाएंगे एयर इंडिया के, और जो अदर एयरक्राफ्ट हैं वो 2025 के बीच तक, मध्य तक वो आ जाएंगे। ठीक है। और आपको बताऊं कि 2005 के बाद ऐसी पहली बार डील की है एयर इंडिया ने। 2005 में 111 एयरक्राफ्ट खरीदे गए थे, और उसके बाद अब इतने सालों के बाद 2023 में ये डील हुई है 470 एयरक्राफ्ट खरीदने की। और इसके बारे में न्यूज़ भी देख रहे हैं इकोनॉमिक टाइम्स में। भारत में भी पैसेंजर ट्रैफिक लगातार बढ़ रहा है, जो घरेलू इंडस्ट्री है उसमें विमानन की। 12 फरवरी 2023 की एक रिपोर्ट है, उसके मुताबिक देश भर के एयरपोर्ट्स पर 4.37 लाख पैसेंजर ने मूवमेंट किया, रिकॉर्ड हुआ। भारत में 131 यानी 131 ऑपरेशनल एयरपोर्ट हैं, और केंद्र सरकार देश भर में एयर कनेक्टिविटी को और बढ़ाने का प्लान भी कर रही है। और ये बड़ी वजह है कि इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट किया गया। बाइडन ने क्या कहा इस डील के बाद? बाइडन तो गदगद ऐसे लगे और देख भी रहे हैं कि क्रिएट होगा वहाँ पर जॉब अमेरिका में 1 मिलियन जॉब, यानी कितना 10 लाख नए जॉब क्रिएट होंगे, ऐसा कहना है बाइडन का। एयरबस और बोइंग के बीच में जो एयर इंडिया की डील हुई है वो ऐसे समय में हुई है जब भारत के रूस से क्रूड ऑयल इंपोर्ट करने के लिए जो इंडिया कर रहा है, और सबसे ज़्यादा क्रूड ऑयल तो रूस से ही इंडिया इंपोर्ट कर रहा है, और उसको लेकर पश्चिमी देशों के डिप्लोमेटिक प्रेशर का भी सामना करना पड़ रहा है। और इससे भारत ने अभी जो डील हुई है उसमें आप देख रहे हैं कि जियो पॉलिटिक्स भी शामिल है। जियो पॉलिटिक्स यानी भू राजनीतिक, मतलब यह हुआ कि भारत ने एक तरह से यूरोप और अमेरिका को साधने की भी कोशिश की। कोविड के बाद से, जब से कोविड-19 आया उसके बाद से एयरबस और बोइंग दुनिया की 2 प्रमुख कंपनी हैं जो एयरक्राफ्ट बनाती हैं, उसकी डिमांड में बहुत कमी आई, और इतनी बड़ी कंपनी को चलाना मुश्किल हो रहा था। बहुत आर्थिक तौर पर संकट था इन दोनों कंपनियों के लिए, लेकिन एयर इंडिया की इस डील ने उनको बहुत बड़ी राहत दी है। ठीक है। तो ये एयर इंडिया ने ये शानदार काम किया है, 470 एयरक्राफ्ट के डील फाइनल की है। अब एयर इंडिया की भी बात कर लें। एयर इंडिया को सरकार ने कब दिया था टाटा ग्रुप को? तो 27 जनवरी 2022 को। उस समय से ये प्राइवेट हो गई थी। टाटा ग्रुप ने 18,000 करोड़ रुपए में इसे टेक ओवर किया था। और किस कंपनी ने टेक ओवर किया था टाटा ग्रुप की? तो टेलेस प्राइवेट लिमिटेड ने। ठीक है। एयर इंडिया के चेयरमैन कौन हैं? एयर इंडिया के एन चंद्रशेखरन, और वो टाटा ग्रुप के भी चेयरमैन हैं। और सीईओ कौन है एयर इंडिया के? कैंपबेल विल्सन। अब आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं, और ये भी इम्पॉर्टेंट है। केंद्र सरकार ने भारत चीन सीमा की सुरक्षा के लिए आईटीबीपी की कितनी नई बटालियन गठन करने का, उसके गठन की मंजूरी दी है? आंसर होगा 7 नई बटालियन वो बनाई जा रही है। और ये फैसला केंद्रीय कैबिनेट की जो सिक्योरिटी कमेटी है उसने 15 फरवरी 2023 को लिया है। और इसके तहत आईटीबीपी की 7 नई बटालियन, एक रीजनल हेडक्वार्टर, उसका गठन किया जाएगा। नई बटालियन के लिए अलग से सेक्टर हेडक्वार्टर भी बनाया जाएगा। ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट जो फैसले हुए हैं वो सब हुए हैं। और आपको बताऊं कि आईटीबीपी अभी इंडिया चाइना बॉर्डर पर 176 बॉर्डर आउटपोस्ट की निगरानी कर रहा है। इसके अलावा अभी केंद्र सरकार ने जनवरी में ये फैसला किया था कि इंडिया चाइना बॉर्डर पे 47 नए बॉर्डर आउटपोस्ट का गठन किया जाएगा, और 12 स्ट्रेटजिक कैंप स्थापित किए जाएंगे वहाँ पर। ठीक है। तो आईटीबीपी उसकी स्थापना कब हुई थी? 24 अक्टूबर 1962 को। अभी डायरेक्टर जनरल कौन है? अनीश दयाल सिंह। टोटल बटालियन कितनी है अगर हम बात करेंगे आईटीबीपी में? तो टोटल बटालियन है 60, अभी इस वक्त की बात कर रहा हूँ मैं। ठीक है। और 56 सर्विस बटालियन है और 4 स्पेशल बटालियन है। और नई बटालियन कितनी घोषणा की गई है? तो 7 बटालियन की घोषणा की गई है। और टोटल कितने बटालियन हो जाएंगे इसके जरिए अब? तो 67 हो जाएंगे। ओके।
एक बार मैप भी दिखा दूँ आपको। इंडिया और चाइना के बीच में जो सीमा है वो 3,488 किलोमीटर की है। 3,488 किलोमीटर की सीमा है ये यहाँ से आप देख रहे हैं, और ये इस तरफ और यहाँ पर, ठीक है, ये है स्थिति। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। केंद्रीय कैबिनेट ने लद्दाख के ऑल वेदर कनेक्टिविटी के लिए दुनिया की सबसे ऊंची और लंबी रोड टनल के निर्माण को मंजूरी दी है। मतलब दुनिया में सबसे ऊंचाई पर इतनी लंबी की बात हो रही है। आंसर होगा शिंकुला टनल, ठीक है। और न्यूज़ देख रहे हैं आप, और शिंकुला टनल को मंजूरी दे दी गई है। हालांकि इसके बारे में चर्चा पिछले साल से हो रही थी, और अब जो है इसको मंजूरी दे दी गई है, ये देखने को मिल रहा है। सवाल होगा कि किस दर्रे पर यह बनेगी सुरंग, तो शिंकुला पास पर, ठीक है। और इसको शिंगोला भी कहा जाता है, सिंकुला भी कहा जाता है, उस नाम से भी जाना जाता है। और ये शिंकुला पास है कहाँ पर, एक बार मैप के थ्रू दिखा दूँ। इसके बारे में पिछले साल भी ये न्यूज़ आई थी, वो मैंने क्लिपिंग दिखाया। एक बार मैप के थ्रू देख लेते हैं कि ये है कहाँ शिंकुला पास। तो यहाँ पर ये रहा क्या है, हिमाचल प्रदेश, ठीक है। और इस तरफ है इधर लद्दाख का इलाका। तो और हम अगर नज़दीक चलेंगे तो ये देखिए, इस जगह पर है शिंकुला, जो कि बॉर्डर है लद्दाख से। तो यहीं पर ऐसा ये पास बन जाएगा, मतलब इसी जगह पर एक खास तरह का टनल होगा, जो कि हम सीधे कहाँ पहुँच जाएंगे, लद्दाख पहुँच जाएंगे। तो लद्दाख ये ऑल वेदर रोड कहलाता है, और इसके बाद ये यहाँ पर ऑल वेदर रोड हो जाएगा। अभी आप देख रहे हैं किस तरीके से वहाँ पर बड़े पैमाने पर बर्फ़ जमा हुआ है, और ऐसे में जब बर्फ़बारी होती है तो इस जगह से गुजरना सेना के लिए बहुत मुश्किल का काम होता है। और जब ऑल वेदर रोड बन जाएगा, ऑल वेदर का मतलब हुआ कि सभी तरह के मौसम में, चाहे बारिश हो, गर्मी हो, सर्दी हो, वहाँ पर कनेक्टिविटी हो जाएगी। और ऊंचाई कितनी है इसकी, समुद्र तल से 16,580 फीट ऊंचाई है। टनल की लंबाई कितनी होगी, तो 4.1 किलोमीटर होगी। निर्माण कब तक हो जाएगा इस टनल का, 2025 का टारगेट रखा गया है। और एक और सवाल होता है यहाँ पर कि ये जो प्रोजेक्ट है, यानी टनल निर्माण होगा, वो किस योजना के तहत होगा, तो योजक नाम है, योजक के तहत होगा। और इसके साथ साथ वहाँ पर एक अप्रोच रोड भी बनाया जाएगा। प्रोजेक्ट की लागत कितनी होगी, 1681 करोड़ रुपए, 1681 करोड़ रुपीज़, ओके। तो ये सुरंग बनाया जाना है। प्रोजेक्ट योजक क्या है, योजक की बात करेंगे तो बॉर्डर रोड जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसमें तेज़ी लाने के लिए बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने जनवरी 2022 में प्रोजेक्ट योजक को लॉन्च किया था, ठीक है। और ये प्रोजेक्ट भारत के मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंतर्गत आता है। तो इस प्रोजेक्ट से सेना को तो फ़ायदा होगा ही, सेना जल्दी सीमा तक पहुंच सकेगी। इसके अलावा कोई भी व्यक्ति जो पर्यटन करना चाहता है, जाना चाहता है, तो उसके लिए भी फ़ायदेमंद होगा, वो रूट पूरा मिल जाएगा, ठीक है। तो कहाँ पर ये हो रहा है, लद्दाख के लिए हो रहा है। लद्दाख में हम बेहतरीन तरीके से आराम से वहाँ पहुँच सकें, इसके लिए। लद्दाख के लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन है, आप बताइए। मैंने 2-3 दिन पहले ही आपको बताया था। कमेंट बॉक्स में आपको बताना है कि लद्दाख के लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन है इस वक्त, ठीक है। और एक और सवाल है, हिमाचल प्रदेश के गवर्नर कौन है, हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल का नाम भी बताइए। वहाँ भी नई नियुक्ति हुई है और मैंने आपको बताया हुआ है। अगला क्वेश्चन लेते हैं, और बहुत ही इंपॉर्टेंट ये प्रोग्राम की मंजूरी दी गई है केंद्र सरकार के द्वारा, वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम। इसके बारे में बताते हैं। उससे पहले इन्फॉर्म कर दूं कि पिछले साल के और इस साल के अब तक के टोटल करंट अफेयर्स PDF अवेलेबल है, आप सबके एग्जामिनेशन में काम आएगा। और बुक भी अवेलेबल है और बेस्ट सेलर है अमेजन पे। और इसके अलावा हम लोग खासतौर पे करंट अफेयर्स को लेकर ही फोकस रखते हैं, और मेंबरशिप प्लान भी है, और उसके जरिए आपको करंट अफेयर्स का PDF मिलता है, वीकली, मंथली, क्वार्टरली, ईयरली वगैरह वगैरह। मॉक टेस्ट और टेस्ट सीरीज़ ये भी दे सकते हैं, और तमाम तरह के एग्जामिनेशन के लिए, और बुक्स पे डिस्काउंट भी मिलता है, ओके। और इस बार का जो BPSC का एग्ज़ामिनेशन हुआ है, आपको पता है, मैंने आपको बताया हुआ है कि शानदार क्वेश्चन टकराए हैं हमारे। पिछली बार UPSC सिविल सर्विस एग्जामिनेशन में टकराए थे, फिर UPPSC में, और ये देख रहे हैं रेड कलर में जो देख रहे हैं आप क्वेश्चंस, वो सब हमने जो बताए थे वो सब हैं,
ठीक है, 29 क्वेश्चन आए, करंट अफेयर्स के 28 जो हमने बताए थे वो सब हैं। ओके, तो खुशी होती है। तो मेंबरशिप अगर लेना चाहते हैं तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में चेक कर लेना। जो सरकारी जॉब न्यूज़ का ऐप है उसके थ्रू आपको बहुत सारे फ़ायदे होंगे अगर आप एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं तो। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन लेते हैं। केंद्र सरकार ने वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम को मंजूरी दी है, तो ये योजना किस क्षेत्र के विकास के लिए है? आंसर होगा इसका उत्तरी सीमावर्ती गांव के। ओके, उत्तरी जो नॉर्दर्न इलाका है, नॉर्दर्न जो बॉर्डर एरिया है वहाँ के लिए ये किया गया है। तो केंद्रीय कैबिनेट की जो सिक्योरिटी कमेटी है तो उसी ने 15 फरवरी को ये फैसला लिया है और उन इलाकों में डेवलपमेंट करने के लिए बॉर्डर एरिया जो है वहाँ गाँव के विकास के लिए ये वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम को मंजूरी दी गई है। ठीक है, अब सवाल है कि कितना खर्चा होगा इसमें, तो इसका बजट तय कर दिया गया है 4,800 करोड़ रुपए और इसमें से 250 जो करोड़ रुपए हैं वो सड़क निर्माण पर खर्च होंगे, क्योंकि उन इलाकों में सड़कों का जो जाल है उतना बेहतरीन ढंग से फैला हुआ नहीं है। इसके लिए प्रोग्राम कब से कब तक ये चलेगा, तो इसके लिए बताया गया है कि फाइनेंशियल ईयर 2022-23 से 25-26 तक ये प्रोग्राम चलेगा और इसके तहत जो तमाम सीमावर्ती गांव हैं उनमें सुनिश्चित की जाएगी वहाँ पर आजीविका बेहतर की जाए, पलायन कैसे रोका जाए, इन सब के लिए मुख्य तौर पर 4 राज्यों कौन कौन से, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश और एक केंद्र शासित प्रदेश है लद्दाख। तो वहाँ के 19 जिले और 49 जो सीमावर्ती ब्लॉक हैं वहाँ पर ये प्रोग्राम चलाया जाएगा। मंजूरी दे दी गई है सरकार के द्वारा और पहले चरण में 663 गाँवों को शामिल किया जा रहा है। तो मैप के द्वारा भी आपको एक बात बता देता हूँ मैं कौन कौन से थे। एक तो लद्दाख को लिया गया है, ठीक है, दूसरा है हिमाचल प्रदेश, तीसरा है ये उत्तराखंड, फिर यहाँ रहा सिक्किम और ये है अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, तो इन सब के जो बॉर्डर इलाके हैं यहाँ पर इस जगह से देख रहे हैं आप। ठीक है, इन बॉर्डर इलाकों में जो गांव हैं उन सबको और बेहतरीन ढंग से बसाया जाएगा, उनमें तमाम जो सुविधाएं हैं वो सब दी जाएंगी। ठीक है, ये कार्यक्रम चलाया जाएगा। और इसके तहत क्या क्या होगा, तो इसके तहत यही होगा कि मौसम के अनुकूल सड़कें बनाई जाएंगी, पेयजल की व्यवस्था की जाएगी, 24 आवर सोलर और पवन ऊर्जा उसकी सप्लाई हो सके, वहाँ मोबाइल और इंटरनेट की कनेक्टिविटी हो सके, पर्यटक केंद्र वहाँ पर बन सके ताकि लोग देश भर के वहाँ जा सकें, बहुउद्देशीय सेंटर हो, हेल्थ इशू अगर हैं तो उसके लिए इलाज के लिए क्लिनिक वगैरह उन सब के डेवलपमेंट पर जोर दिया जाएगा। सवाल ये है कि आखिर क्यों ज़रूरी है ये योजना, क्या नाम है इस योजना का, तो वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम। ठीक है, क्या है, वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम, नाम आपको ध्यान रखना है। मामला ये है कि दरअसल चुनौती चीन से है। चीन जो है ना वो अपने सीमावर्ती इलाकों में कई बार खबरें आती रहती है कि वहाँ गाँव का निर्माण कर रहा है और उन गाँवों में PLA यानी पीपल्स लिबरेशन आर्मी के लिए रसद और हथियारों का स्टोरेज बनाया जा रहा है। दूसरी ओर जो इंडियन इलाका है वहाँ जो सीमावर्ती गांव है वहाँ से पलायन बढ़ता जा रहा है, गांव के गांव खाली होते जा रहे हैं और ये खबरें न्यूज़पेपर में आती हैं, लेकिन आजकल डिजिटल ज़माना है तो इंटरेस्ट बेस्ड न्यूज़ आपको दिखाई देता होगा, तो ये सब खबरें पता नहीं चल पाती होंगी। ठीक है, उन इलाकों में जैसे उत्तराखंड की खबरें बहुत सारी आती हैं, वहाँ बहुत सारे गांव सीमावर्ती के वीरान हो गए हैं, खाली हो गए, क्योंकि वहाँ रोज़गार नहीं है, वहाँ जीने के जो बेहतरीन संसाधन हैं वो सब नहीं है। तो ऐसे में केंद्र सरकार ने तय किया कि यहाँ पर सुविधाएं बढ़ाई जाए और इसी के लिए वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम को बनाया गया है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। थोड़े बोलने में दिक्कत हो रही है, ठीक है, गला खराब है इस वक्त। अगला क्वेश्चन लेते हैं। गैब्रियल साइक्लोन, उसके कारण किस देश की सरकार ने राष्ट्रीय आपातकाल लागू कर दिया है? आंसर होगा न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड के उत्तरी द्वीप में ये चक्रवात आया, उसकी वजह से बाढ़, भूस्खलन ये सब वहाँ पर है और बहुत ही तबाही सी स्थिति। एक बार मैप के थ्रू चलते हैं न्यूजीलैंड, तो ये रहा प्यारा भारत
और न्यूजीलैंड कहाँ पर है? ऑस्ट्रेलिया से और आगे है, ठीक है। तो यहाँ ऑस्ट्रेलिया रहा और ये रहा है न्यूजीलैंड, ठीक है। और इसी न्यूजीलैंड के इस इलाके पर यहाँ पर चक्रवाती तूफान का साया है। चक्रवाती तूफान की वजह से बहुत तबाही सी स्थिति हो गई है वहाँ पर, और इसी वजह से राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की गई है। तो न्यूजीलैंड, उसकी राजधानी क्या है? वेलिंगटन। प्राइम मिनिस्टर कौन है अभी? क्रिस हिपकिंस, पिछले महीने ही बने हैं। क्या नाम उनका? क्रिस हिपकिंस। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन लेते हैं। फीफा क्लब वर्ल्ड कप का खिताब किस टीम ने जीता है? यहाँ फीफा वर्ल्ड कप की बात नहीं हो रही है, फीफा क्लब वर्ल्ड कप की बात हो रही है, ठीक है। तो क्लबों ने खेला है, कई सारे क्लब में। आंसर होगा रियल मैड्रिड, ठीक है, रियल मैड्रिड। और उसने रिकॉर्ड 5th बार ये खिताब जीत लिया है, 5वीं बार जीता है 11 फरवरी को। और ये जो क्लब है वो स्पेनिश फुटबॉल क्लब है। क्या नाम है इसका? रियल मैड्रिड, ओके। और इसने किसे हराया है? तो इसने फाइनल में सऊदी अरब के क्लब अल हिलाल उसे हराया। कहाँ पर आयोजन हुआ है? मोरक्को में आयोजित किया गया था और 1 से 11 फरवरी तक ये आयोजन हुआ था। हालांकि अगर आप देखेंगे तो ये फीफा क्लब वर्ल्ड कप 2022 लिखा हुआ दिखाई देगा आपको। ये दरअसल 2022 का है, लेकिन कोविड-19 की वजह से इसे 2023 में शिफ्ट कर दिया गया था, ठीक है। तो 7 टीमों ने इसमें पार्टिसिपेट किया था। और अगर हम बात करेंगे कि रिकॉर्ड जीत हासिल की है तो कब कब जीता है रियल मैड्रिड, तो 2014, 2016, 17, 18 और ये 22, इतनी बार इसने जीत हासिल की है, ठीक है। और फीफा ने आयोजन करवाया था। फीफा की स्थापना कब हुई थी? 1904 को। मुख्यालय कहाँ है? ज्यूरिख, स्विट्जरलैंड में। और उसके अध्यक्ष कौन है? जियानी इन्फेंटिनो। अगला क्वेश्चन लेते हैं। मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फतह अल सीसी, उन्होंने किस आईआईटी के छात्रों को ग्लोबल बेस्ट एम.गॉव अवार्ड से सम्मानित किया? आंसर होगा आईआईटी इंदौर, ठीक है। इस क्वेश्चन को ऐसा भी कह सकते हैं कि गवर्नमेंट समिट 2023 में किस आईआईटी के स्टूडेंट्स को ग्लोबल बेस्ट एम.गॉव अवार्ड मिला है? आंसर होगा इसका आईआईटी इंदौर। तो 13 फरवरी को दुबई में आयोजन हुआ वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट, तो उसी में 2023 में ये अवार्ड प्राप्त किया गया है। गोल्ड मेडल के साथ साथ 1 मिलियन दिरहम का अवार्ड मिला है, ठीक है। और ये अवार्ड छात्रों को मिस्र के प्रेसिडेंट अब्देल फतह अल सीसी, उनके हाथों ये प्राप्त हुआ। और क्या नाम है उन दोनों स्टूडेंट का? तो नियति तोताला और दूसरा नाम है नील कल्पेश कुमार पारिक, ठीक है। तो इन दोनों को ये अवार्ड दिया गया है। ये वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट 2023 इसका आयोजन हुआ है 13 से 15 फरवरी 2023 को दुबई में, यूएई में आयोजित किया गया था। और थीम क्या थी इसकी? शेपिंग फ्यूचर गवर्नमेंट। तो इन स्टूडेंट्स ने ब्लॉक बिल नाम का एक ऐप डेवलप किया, और ये ऐप ब्लॉकचेन बेस्ड रिसिप्ट जनरेट करता है, और इससे यूजर्स को ट्रांजैक्शन की डिजिटल रिसिप्ट प्राप्त हो जाती है। और ये ऐप थर्मल पेपर के यूज को कम करने में भी मदद करता है। आमतौर पर जब आप कोई शॉपिंग करने जाते होंगे तो इस तरह का थर्मल पेपर पर प्रिंट करके आपको दिया जाता होगा। और ये थर्मल पेपर ज़्यादातर रिटेल दुकानों पर होता है, लेकिन इसमें जो केमिकल होता है ना, उसके कारण इसको रिसाइकिल नहीं किया जा सकता है, और हेल्थ प्रॉब्लम भी इससे होता है उन केमिकल की वजह से। तो ये ऐप उसको हल करता है, और इसी वजह से एम.गॉव अवार्ड मिला है, ओके। ये यूएई की गवर्नमेंट ये प्रदान करती है, और चूँकि चीफ गेस्ट मिस्र के यानी इजिप्ट के प्रेसिडेंट थे, इसलिए उनके हाथों में ये दिया गया है। तो उनके हाथों से दिया गया, ठीक है, इन दोनों स्टूडेंट को। यूएई में आयोजन हुआ है। यूएई की राजधानी क्या है? अबू धाबी। मुद्रा दिरहम है, ठीक है। अगला क्वेश्चन लेते हैं। यूनेस्को शांति पुरस्कार 2022 से किससे सम्मानित किया गया? आंसर होगा एंजेला मर्केल। देखिए, ऐलान पिछले साल हो गया था, लेकिन अवार्ड अभी दिया गया है 8 फरवरी को, यूनेस्को पीस प्राइज 2022, ठीक है।
क्यों दिया गया? तो उन्होंने अपने कार्यकाल के दौरान 12 लाख से अधिक प्रवासियों को अपने देश में शरणार्थी थी, वहाँ उनको रहने लायक हालात दिए थे और इसी वजह से इनको ये अवार्ड मिला है। ठीक है, कौन है वो? तो जर्मनी की पूर्व चांसलर हैं। ठीक है, अभी जर्मनी के चांसलर कौन है? ओलाफ स्कोल्ज हैं। ठीक है, और ये अवार्ड किसके द्वारा दिया गया है? तो यूनेस्को के द्वारा दिया गया। यूनेस्को की स्थापना कब हुई थी? 16 नवंबर 1945 को। मुख्यालय कहाँ है? पेरिस, फ्रांस में। और डायरेक्टर जनरल कौन है? ऑन्ड्रे एजोले। अगला क्वेश्चन, ललिता लाजमी, उनका निधन हो गया 13 फरवरी 2023 को, तो किस क्षेत्र के लिए चर्चित थी? आंसर होगा पेंटिंग। प्रसिद्ध चित्रकार थी ललिता लाजमी और न्यूज़ भी आप देख रहे हैं कि वो गुरुदत्त जो फिल्म मेकर थे, एक्टर थे, फिल्म प्रोड्यूसर थे, गुरुदत्त, उनकी ये बहन थी। 90 साल की उम्र में इनका निधन हुआ है। जन्म हुआ था 1932 में कोलकाता में और इनका शौक था शास्त्रीय नृत्य करना और पेंटिंग में महारत हासिल थी। और उन्होंने कुछ थोड़ी मोड़ी एक्टिंग भी की थी फिल्मों में, जैसे जो फिल्म थी तारे जमी पर, तो उसमें आर्ट टीचर की एक छोटी सी भूमिका इन्होंने निभाई थी। अगला क्वेश्चन लेते हैं, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन सुप्रीम ऑडिट इंस्टीट्यूट्स यानी SCO SAI, तो उसकी बैठक फरवरी 2023 में कहाँ पर आयोजित हुई? आंसर होगा लखनऊ में। ये लखनऊ में आयोजित की गई है और किसके अध्यक्षता में हुई? तो गिरीश चंद्र मुर्मू, जो भारत के CAG हैं यानी कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, तो उनके नेतृत्व में ये मीटिंग हुई है। कब से कब तक? तो 6 से 8 फरवरी 2023 को। मीटिंग का विषय क्या था, सब्जेक्ट क्या था? तो वो था इंटीग्रेटेड इमर्जिंग टेक्नोलॉजी इन ऑडिट, इसके अलावा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड साइबर सिक्योरिटी। ठीक है, तो शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, उसका अध्यक्ष है इंडिया अभी, तो उसकी तमाम जो मीटिंग है वो सब इंडिया में हो रही हैं। ठीक है, तो दोस्तों ये था इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। और भी क्वेश्चन है, जैसे BBC वाला जो मामला हुआ है उस पर मैंने सोचा था कि आपको बताऊंगा, लेकिन केंद्रीय कैबिनेट की कई इंपॉर्टेंट फैसले हो गए, तो मैंने सोचा कि पहले वो सब दे दिया जाए, वो समझा दिया जाए। ठीक है, तो कल का करंट अफेयर ज़रूर देखना, कई और इम्पॉर्टेंट मुद्दे वहाँ बताऊँगा मैं। आज हो सकता है शायद कम मज़ा आए आपको, आवाज़ ख़राब है, बहुत धीरे बोल पा रहा हूँ मैं इस वजह से। ठीक है, तो कल मिलेगा ज़रूर ताज़ा तरीन करंट अफेयर्स के साथ। और मेंबरशिप है, जिन लोगों ने नहीं लिया है देखना ज़रूर, 50% का डिस्काउंट चल रहा है, डिस्क्रिप्शन चेक कर लेना।